Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, today is our lecture about the dark reactions of photosynthesis. यानी हम आज बात करने जा रहे हैं about the Calvin cycle. हम कहें बेट अगर आप गौर करें तो हम जब हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की तो हमने कहा था जी क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर होते हैं लाइट रिएक्शंस। वहाँ पानी को स्प्लिट किया जाता है और ऑक्सीजन निकलती है और वहाँ से दो चीज़ें बनाई जाती हैं एटीपी सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में एटीपी और NADPH। और फिर दूसरी बात हमने की थी कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये डार्क रिएक्शन होते हैं और ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। स्ट्रोमा एक लिक्विड होता है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को सराउंड करता है और इससे क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। वो कैसे बनता है अभी हम डिस्कस करेंगे और इसको हम कहते हैं कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शंस। ये लाइट रिएक्शंस हैं, इनसे जो चीज़ बनती है वापस वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस और इसी तरह NADP पॉजिटिव ये भी वापस। ये बार बार ये रिएक्शंस ये असल में होता क्या है अगर आप गौर करें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी थी तो आपने कहा था सर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाता है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और उससे बनाए जाते हैं दी ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आप गौर करें होता क्या है जो मैंने आपको पिछले भी कई जो हमारे गुजरे हैं उसे क्या कहते हैं लेक्चर्स उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शंस में दो चीज़ें बनाई जाती हैं। एक है जिसको हम कहते हैं ATP, ये बेटा इसको हम कहते हैं असिमिलेशन पावर क्योंकि ये एनर्जी देती है और दूसरी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर क्योंकि ये क्या देती है, जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या देती है, वो रिड्यूस करती है, वो दूसरे को हाइड्रोजन यानी कि दूसरे को बेसिकली इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये हमें समझ आए हम यहाँ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हम H पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे। तो ये तो जनरल सा था। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमने असल में इसको पढ़ना है, ये डार्क रिएक्शंस को। सही है। और जो डार्क रिएक्शंस हैं सबसे पहली बात है कि ये कहाँ पे होते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दे अकर ऑन इन दी स्ट्रोमा, दे अकर इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। इनमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता लेकिन आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ATP की एनर्जी एंड NADPH का हाइड्रोजन यानी उसका इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इन रिएक्शंस को लाइट की प्रेजेंस, लाइट इज नॉट नेसेसरी, इनके लिए सूरज की, इसलिए इनको डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। और इनकी डिटेल्स जो हैं वो मेल्विन कैल्विन नाम का एक साइंसदान था, उन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए उसकी बुनियाद पे हम इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेल्विन कैल्विन को और इनको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये तो थोड़ी सी तमहीद हो गई। अब अगर मैं आपको बात बताऊं ना, इसको समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पूरे के पूरे कैल्विन साइकिल को समझने के लिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड। मैं आपको उससे पहले मतलब थोड़ा सा बता देता हूं। नंबर 1 इज द फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन। नंबर 2 रिडक्शन एंड नंबर 3 रीजनरेशन। ये मैं आपको बताता हूं ये सारा कुछ क्या क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा साइकिल बता देता हूं। चलो मैं साथ साथ ही पढ़ा दूंगा। होता क्या है, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कुछ एक साइकिल चल रहा होता है ऑलरेडी और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती जाती है। सही है। तो उसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं RUBP। यहां से बात स्टार्ट होनी है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने यहां पे ऐड होना है। सही है। इसको हम कहते हैं
रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ये जो रिबुलोज बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन वाला होता है, ये आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। मैं यहां पे साइड पे भी बना देता हूं 5 कार्बन वाला कंपाउंड, थोड़ा सा इधर उधर शायद सही नजर ना आ जाए, तो चलो इधर बना लेता हूं 5 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है जी। अच्छा, ये जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, ये मिलता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड होती है और ये एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना देता है। समझ आ गई बात की? ये आपने याद रखना है जी भी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई तो उससे 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना। लेकिन ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है ना बेटा, ये बड़ा अनस्टेबल है, ये टूट जाता है फौरी। तो ये 2-3 कार्बन वाले, समझिए ना, ये देखो 6 कार्बन का मतलब है 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं इसको काट दूं तो 3 वाले 2 बने ना, तो 2-3 वाले बन गए। समझ गए जी बात को? और ये तो आपको आइडिया हो गया। इसको हम कहते हैं, असल में होता क्या है, ये काम कौन करवाता है? रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर जोड़ता है। तो एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहां 3 गिनूं, यानी 5 कार्बन वाला 1 ना गिनूं, कितने गिनूं? तो 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होंगे ना, और उससे 3 ही ये बनेंगे चौधरी। समझ आ गई बात की? 6 कार्बन वाले कंपाउंड कितने बनेंगे? 3। सिंपल सी बात है। तो अब इसको हम कहते हैं, ये पहला प्रोसेस है CO2 फिक्सेशन, जिसके अंदर क्या होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड इज एडिड इन द साइकिल। एडिड की बजाय अच्छा लफ्ज है इनकॉर्पोरेटेड इन द साइकिल। कैसे? बाय, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया तो, और उसको एक्सेप्ट कराया किसने? रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एक एंजाइम है और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम ये दुनिया के अंदर भी हो सकता है, या प्लांट वर्ल्ड में तो लाजमी। ठीक है जी। तो ये हमें समझ आ गई जी कि दिस इज ये, और इससे ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना। अगर सिंपल सी बात बताऊं तो हम, चूंकि अगर आप गौर करें तो 6 कार्बन वाले कितने बने? 3। 3 सर, आपने 3 क्यों मतलब बार बार लिखी जा रहे हैं? इसलिए कि मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा हूं, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ऐड करने के लिए 3 ही ये वाले होने चाहिए, और उससे 3 ही प्रोडक्ट भी बनेंगे। सर कितने? सर 3 क्यों ऐड करने हैं? सवाल ये पैदा होता है। वो इसलिए 3 ऐड करने हैं भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो जो कार्बोहाइड्रेट, असल में प्लांट की फूड कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में निकलती है ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शंस के नतीजे में बनाते हैं, उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब है 3 कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ूंगा तो फिर वो कंपाउंड बनेगा। इसलिए मैं 3-3 को इस्तेमाल कर रहा हूं। क्लियर होगी बात की? ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, मैंने आपको बताया, ये ब्रेक हो जाता है 2-3-3 वाले कार्बन कंपाउंड के अंदर। तो मैं ये देखो, अगर आप गौर करो तो इससे जो चीजें बनी वो क्या बनेंगी? 2-3-3 वाले। तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 कार्बन का उस कंपाउंड का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम है? देखो यही लिखा हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। सही है जी? क्लियर होगी बात? 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है, इसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। समझ आ गई बात की? और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये कंपाउंड, ये अगर आप गौर करो तो ये कितने बनेंगे? नहीं, 2। 6 से 1 से 2 बने, 3 से कितने बनेंगे? 3 से 6 बनेंगे। एक गधा नुमा इंसान
3 से 6 बनेंगे। नहीं समझ आई? क्यों नहीं देखो भाई यार, ये देखो तुम ये देखो, ये 6 कार्बन वाले कितने थे? 3 ना। ये मैं यहां लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। एक स्प्लिट हुआ 3 में, 2 बन गए, ये दूसरा भी तीसरा भी, तो कितने बन गए? तो मैंने यहां 6 ही लिखा है ना। क्लियर होगी बात? यानी 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड, ये पॉइंट है कि दी 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल एंड ब्रेक्स इनटू, ये उसी का पार्ट है। अच्छा, एंड यानी ये पहला पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, और ये फिर दूसरा आ गया, ठीक है। एंड ब्रेक्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जिनको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरेट, ठीक है जी। ये जो 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरेट है, वो नीली मार्कर खत्म होगी, मैं रेड ब्लैक से लिख दूंगा। ये जो 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरेट है, इसके साथ क्या होता है? ये बेटा एक एटीपी की एनर्जी लेता है, समझ आ गई बात की। और एटीपी अपनी एनर्जी देगा तो एडीपी प्लस फॉस्फेट, क्योंकि एटीपी में होते हैं ना 3 फॉस्फेट जुड़े हुए, फास्फोरिक एसिड, वो जब एक टूटता है ना तो वो अलग लिख देते हैं, फिर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, हम इसको ऐसे लिखते हैं। और जो बाकी है एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, उसका एक फॉस्फेट उतरा तो वो एटीपी बन गया। तो उसकी जो एनर्जी होती है वो, और उसका जो फॉस्फेट होता है वो भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है, सही है। तो इससे एक चीज बनती है, इसके ऊपर 3 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ था, अब वो बनेगा 1,3 कार्बन 1 पे भी और 3 पे भी, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। समझ आ गई बात की? क्या बनेगा जी? 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी बताऊं, एक कार्बन है, एक ये जो है फास्फोग्लिसरेट, इसके लिए कितने इस्तेमाल होंगे एटीपी? 1, तो 3 के लिए कितने इस्तेमाल होंगे? 3, 1 के लिए 1 और 3 के लिए 3। तो ये जो चीज बनती है, इससे क्या, ये क्या बना? देखो जी, सिंपल सी बात है भाई, उधर से उसने एटीपी, ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट ने एक फास्फेट और एक एटीपी और ली, और उससे उसके ऊपर 2 फास्फेट लग गए, 1,3 बिस फास्फो, यानी 2 फास्फेट, ठीक है। अब होती है इसकी रिडक्शन, ये दूसरा फेज है, ये सही है? नहीं समझ आई भाई? पहले समझ आ गई कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, 6 कार्बन का कंपाउंड बना, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद ये वो 3C वाले 2 कंपाउंड बने, वो मैंने तुझे बता दिया। अब ये मैंने कहा जी, ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में मैं डिस्कस कराता हूं पहले यहां पे पढ़ा के। इसकी होती है भाई रिडक्शन। क्या होती है? रिडक्शन। तो और ये कितने थे? ये 6 हैं, तो ऑब्वियसली ये भी 6 होंगे। इसकी रिडक्शन जब होती है ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब किसी चीज की रिडक्शन हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन वाली पावर कौन है? NADPH। एनर्जी वाली पावर कौन था? और उसे असिमिलेटिंग पावर कहते हैं, इसे रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। तो वो NADPH यहां इकट्ठा होगा, और वो, अच्छा वो जो है NADPH यहां होगा, और वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा, वो NADP बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NADP। तो उससे क्या चीज बने? अच्छा, यहां ATP का नंबर तो कैलकुलेट कर लो, वो क्या है कि देखो, 1 के लिए 1, 6 के लिए, 3 के लिए 3, तो यहां 6 ATP और ये, बस ये बताना था, ठीक है जी। ये जनाब आ गया NADPH। NADPH भी कितने इस्तेमाल होंगे?
6 और ये भी 6, सीधी सी बात है। जब इसकी रिडक्शन हुई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो ये एक और चीज बन जाएगा, सही है। और जब किसी चीज की, असल में ना ये क्या है, फास्फोग्लिसरेट, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ग्लिसरिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, फास्फोग्लिसरेट। जब एसिड्स की रिडक्शन करें ना तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, ये याद रखना, ये केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। जब एसिड्स की रिडक्शन करें तो क्या बनता है, एल्डिहाइड्स। और यहां पे जो एल्डिहाइड बनेगा उसका नाम है फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या नाम है जनाब, फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, या इसको हम कहते हैं G3P, फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। 3 नंबर पे फॉस्फेट, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है जी। अब ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड है, ये है बेटा 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। क्या है, 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी 3 कार्बन वाला था। इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इसके अंदर भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इसके अंदर भी कितने कार्बन हुए, 3 ही कार्बन है। और ये भी कितने बने, 6। वो वाला मैं लाल रंग से जो चीज लिख रहा हूं, देखो 3 थे, 3 ऐड हुए, 3 बने, ये टूटे 6 बन गए, 6, ये चलते रहेंगे, ये मैं खराब नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। असल में भाई ग्लाइसर एल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, ये वाला जो जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है G3P, ये असल में निकलता है, ये है रिजल्ट फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शंस का। ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता, ग्लूकोज के अंदर इसके अंदर 3 कार्बन है, फिर ये एक और अपने जैसे 3 कार्बन वाले के साथ मिलेगा तो ग्लूकोज बनेगी। 6 कार्बन, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, तो ये अपने जैसे एक और 3 कार्बन वाले के साथ मिलेगा तो ग्लूकोज बनेगी। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या, कि रिडक्शन फेज भी पूरा हो गया। वो रिडक्शन फेज क्या है आप यहां लिख सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो वो क्या हुआ जी, जो यानी दूसरा फेज है वो क्या है कि जो 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम 3 फास्फोग्लिसरेट कहते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 bis phosphoglycerate by using the energy phosphate of ATP। फिर उसके बाद क्या होता है, दिस कंपाउंड इज रिड्यूस्ड by using the electrons of NADPH into the G3P glyceraldehyde 3 phosphate G3P। ये जो G3P है अब ये बन गया है, ये है, इसमें से एक निकल जाता है, यानी ये देखो एक साइकिल में G3P एक निकल गया, 1 सिर्फ, यानी ये देखो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊं तो G3P और ब्रैकेट के बाहर हम लाल से लिख रहे हैं ये सारे, तो ये 1 इधर निकल गया, बाकी कितने बचे, 5, ठीक है। तो वो बाकी जो हैं वो इधर आ गए, G3P और मैं बाहर लिख देता हूं 5। इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसके अंदर कितने कार्बन है, ओ भाई वो देख लो ना, 3 कार्बन, वो मैं ग्रीन से लिख देता हूं क्योंकि हम पहले भी ग्रीन से लिखते आ रहे हैं। इसके अंदर कितने थे कार्बन, 5 कार्बन। इसके अंदर 3, इसके अंदर 6 कार्बन थे, वो टूट गया, फिर 3 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 3 कार्बन वाला, और फिर ये भी 3 कार्बन वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो G3P है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये मुख्तलिफ रिएक्शंस होंगे, उसके जरिए ये वापस ये बनेगा। कैसे, ये देखो 3 कार्बन वाला हो, 1 2 3, इस तरह के 5 हो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 फर्ज किया। अब क्या हुआ, ये
अगर ये 5 हैं 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन कितने हुए 15, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको जोड़ सकता हूं आपस में, ये और ये इसके साथ और ये इसके साथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इसको 3 कार्बन वाले 5 की बजाय 5 कार्बन वाले 3 लिख सकता हूं? ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड के अंदर। मैं यहां पे फिर इसको लाल मार्कर से लिख देता हूं। और फिर ये 5 कार्बन वाले जो कंपाउंड है, ये मुख्तलिफ रिएक्शन से होते होते दोबारा रिबुलोज बिसफॉस्फेट बनाते हैं, और इसके लिए भी ATP इस्तेमाल होती है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये 3 है तो यहाँ पे 3 ATP इस्तेमाल होंगे। ये 6 थे तो यहाँ पे 6 ATP इस्तेमाल हुए थे। और टोटल अगर आप गौर करें आप, तो आपको सामने, अच्छा ये जो एक बना है ना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड आए, ये एक बन गया, अगली दफा फिर 3 आएंगे, फिर एक बनेगा, तो ये आगे ग्लूकोज बना देगा, यानी 2 G3P दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। समझ आ गई? पहली दफा एक और फिर अगले साइकिल में भी दूसरा आ जाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बस और याद रखनी है आपने, अगर आप पूरी की पूरी इक्वेशन लिखें तो आपके सामने क्या आएगा, दैट 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुए इसमें, प्लस क्या इस्तेमाल हुआ, प्लस 6 और 3 9 ATP इस्तेमाल हुए, वो कहां से आए थे, वो लाइट रिएक्शन से आए थे, प्लस 6 NADPH इस्तेमाल हुए, और उससे बना क्या, उससे बना ये एक G3P। सही है, G3P एक बना, उसके अलावा ADP और वो सारा कुछ, यानी वो 6 ADP, यानी जितने ATP इस्तेमाल हुए थे उतने वो ADP बन जाएंगे, और जितने NADPH इस्तेमाल हुए थे उतने NADP पॉजिटिव बन जाएंगे। वो यहाँ पे जगह नहीं है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये देखो, एक तो ये बन गया G3P1, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, प्लस जो है वो 9 ADP बने, प्लस 6 NADP पॉजिटिव बने। ये पिछले पेज पे ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो मेरे को लगता है कि भाई इसमें यही है, और इसे कहते हैं रीजनरेशन, ये तीसरा, यानी वापस रिबुलोज बिसफॉस्फेट वापस बन गया है। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।